कमला हैरिस अमेरिका में प्रेसिडेंट पद की दावेदार, पर क्या आपको पता है कि उनकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हैं? वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे दूसरे दावेदार, इन्हें पीएम मोदी का अच्छा दोस्त माना जाता है। सही मायनों में देखें तो अमेरिका इलेक्शन का असर इंडिया में भी काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ शेयर मार्केट से लेकर हमारे और दुनिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पंगा लटका हुआ है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका सीधा संबंध होता है हमारे फॉरेन रिलेशन से। लेकिन वही इन इलेक्शन को देखने जाओ तो पता चलता है कि यहाँ पर वोटिंग तो 5 नवंबर को होनी थी, पर उससे पहले ही करीब 7 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया है। ऊपर से एक बात और होती है, वो ये है कि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। और सुनो, इनके यहाँ जो इलेक्शन कमीशन होती है वो भी बेचारी होती है। काफी कंफ्यूजन वाली बातें हो गई ना? तो चलिए जरा आराम से और आसान तरीके से बिल्कुल शुरू से आपको समझाते हैं कि अमेरिका इलेक्शन का ये पूरा मसला है क्या और कैसे चुना जाता है ग्लोबल सुपर पावर का प्रेसिडेंट। देखिए, अमेरिका में हर बार नवंबर में ही इलेक्शन होता है, पर ये इलेक्शन अपने यहाँ से बिल्कुल अलग होता है। अपने यहाँ तो चुनाव का ऐलान होता है और बस नेता रथ लेकर निकल जाते हैं। खूब प्रचार प्रसार होता है, इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, माने आचार संहिता। इसके बाद प्रचार रुक जाता है। चुनाव का दिन तय रहता ही है, चुनाव हो जाता है, जनता वोट दे के किनारे हो जाती है। इसके बाद काउंटिंग होती है और देश को नया पीएम लोकसभा इलेक्शन में मिल जाता है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता भी है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही होता है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। वहाँ के सांसद अलग से चुने जाते हैं, उनका प्रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बाद में बिल पास कराने में मुलाकात जरूर हो जाती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है। मसलन वो अपने अफसर खुद चुन सकता है, सारे डिसीजन वही लेता है। सारे का मतलब आप इससे निकाल सकते हैं कि अगर तानाशाहों को छोड़ दें तो दुनिया में किसी के पास डिसीजन लेने की इतनी पावर नहीं है। तो अब मन में लालच के साथ एक सवाल और आता है कि यार ये बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली, अमेरिका में पैदा हुआ नागरिक होना चाहिए। दूसरी, कम से कम 35 साल की उम्र तो होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी है, अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा होना चाहिए। अब ये 3 शर्तें पूरी करने वालों की तो अमेरिका में कमी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। दरअसल अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत लोगों को समझाना पड़ता है और उन लोगों से पहले अपनी पार्टी के लोगों को ही समझाना पड़ता है कि भैया हम ही हैं काबिल, हमको कैंडिडेट अनाउंस करो। खैर, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म यानी 8 साल तक एक इंसान प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अगर दोबारा जीत गए तो जैसे जॉर्ज बुश, वो भी 2 टाइम रहे, और ओबामा भी, वो भी 2 टर्म ही रहे, और अब डोनाल्ड ट्रंप वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले जिसको भी इलेक्शन लड़ना होता है वो करीब 1 साल पहले वो लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं। अब वही लोग ऐलान करते हैं जो खर्चा उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ा महंगा होता है अमेरिका में इलेक्शन लड़ना। सबके बस की बात नहीं है। साल भर सारा काम छोड़ के प्रचार करना पड़ता है, इसलिए इसमें ज्यादातर लोग वैसे ही होते हैं जो पहले से ही बहुत फेमस होते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि कौन कौन खड़ा हो रहा है। पेपर भर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास उससे सबमिट कर दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही वहाँ पर फेडरल इलेक्शन कमीशन होती है। खैर, इसके बाद कोशिश यही रहती है कि जनता की नजर में ज्यादा से ज्यादा आए ताकि माहौल बनाया जा सके। भाषणबाजी होती है, दूसरे देशों के नेताओं से मिलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि फलाने कैंडिडेट की फॉरेन पॉलिसी क्या है। कहीं किसी पर हमला करने वाले तो नहीं है, किसके साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं, जंग को सपोर्ट करते हैं या फिर पीस को। मसलन अगर कोई कैंडिडेट रशिया के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता है तो उसके वोट कट जाएंगे। गे लेस्बियन पर क्या सोच है, इससे भी वोट बदलते हैं। तो इरादा यही होता है कि हर मुद्दे पर अपनी राय देकर जनता का भरोसा जीता जाए, और हर बार इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या बोलना है लोगों के दिमाग को क्लिक कर जाए। इसके बाद में कैंपेन आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, कैंडिडेट बैठते जाते हैं। बैठने वालों का मकसद यही होता है कि कुछ दिन माहौल बनाने के बाद जनता में नाम तो आ ही गया है, अगले चुनाव में काम आएगा, या फिर कोई बड़ा पोस्ट मिल सकता है सरकार में। पता तो उनको होता ही है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीतेंगे नहीं। अब बारी आती है पार्टियों की। अमेरिका में 2 बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। और भी हैं जैसे ग्रीन पार्टी, पीस पार्टी, लेकिन प्रेसिडेंट 2 के ही बने हैं आज तक। तो सारी पार्टियों को अपने अपने कैंडिडेट्स चुनने होते हैं, पर 2 के ही कैंडिडेट्स पर नजर होती है, क्योंकि बाकी में कोई दम नहीं होता है।
अब होता क्या है वो ये है कि इन दोनों बड़ी पार्टियों में कई कैंडिडेट्स होते हैं। तो पहले चुनाव ये होता है कि इन दोनों पार्टियों का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। जी हाँ, अभी तक ऑफिशियल प्रेसिडेंट के बारे में अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, बस अभी पार्टियों के बारे में बात हो रही है। तो दोनों पार्टियां जनवरी से लेकर जून तक का टाइम लेती हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनती हैं। अब इसके लिए हर राज्य में दोनों पार्टियों के कई नेता होते हैं जिनको डेलीगेट कहा जाता है। इन डेलीगेटों के वोट से ही तय होता है कि किस राज्य में पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। हर राज्य में आबादी के हिसाब से डेलीगेट्स होते हैं। अब किसी भी कैंडिडेट को यहाँ जीतने के लिए कुल संख्या का आधा सपोर्ट लेना ही होता है। अब यहाँ ये इलेक्शन इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर एक राज्य में आधा सपोर्ट ला दिए तो जीत गए, पर इसके साथ ही अब आपको सारे डेलीगेट्स का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब डेलीगेट्स जब मिलते हैं तो इसे पार्टी कन्वेंशन कहा जाता है। यहीं पे कैंडिडेट तय हो जाते हैं और यहीं पर ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को रनिंग मेट मिलता है। वो इसके साथ में वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी तय करता है। पार्टियों के कैंडिडेट चुनने के लिए दो तरीके होते हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है काक्स। कुछ राज्य प्राइमरी वाले मेथड फॉलो करते हैं तो कुछ काक्स वाला। पहले प्राइमरी की बात करते हैं तो इसमें डेलीगेट्स पहले अनाउंस कर देते हैं कि वो किस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके आधार पर जनता डेलीगेट्स को वोट करती है। फरवरी और मार्च में एक सुपर ट्यूसडे होता है, उस दिन ज्यादातर राज्य वोट करते हैं। दूसरा आता है काक्स। कुछ राज्य काक्स को फॉलो करते हैं। इसमें सीधे वोटिंग नहीं होती है, पहले लोग इकट्ठा होते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वोटिंग होती है। फिर जिसको ज्यादातर डेलीगेट्स का सपोर्ट रहता है वो पार्टी का कैंडिडेट बन जाता है। कुल मिलाकर तरीका कोई भी हो, पर जून तक ये तय हो जाता है साहब कि कौन किस पार्टी का कैंडिडेट है। इसके बाद दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आपस में डिस्कशन करते हैं टीवी पर, माने प्रॉपर डिबेट। वो चील कौवा वाली लड़ाई नहीं, ये 3 राउंड का डिस्कशन होता है। इसी में मामला सेट हो जाता है कि जनता किसको वोट देगी। जैसे कि अभी हुआ ट्रंप और कमला हैरिस के डिबेट हुआ, जिसमें ट्रंप का पलड़ा भारी लगा है। अब आ जाता है नवंबर। इस महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को ही चुनाव होता है। मतलब इस साल नवंबर का पहला सोमवार 4 को था, तो इलेक्शन 5 नवंबर को हुआ। अब आते हैं वोटिंग डे पर, क्योंकि यहाँ पर भी वोटिंग अलग है। जनता सीधे प्रेसिडेंट नहीं चुनती, पहले कुछ लोगों को वोट करती है जिनको इलेक्टर कहा जाता है। ये सारे इलेक्टर मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। किस प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं ये पहले से बता के रखते हैं। जिस राज्य में जितने लोग, उसी हिसाब से इलेक्टर्स होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टर है, सबसे ज्यादा वही डेलावेयर छोटा राज्य है जिसमें 3 इलेक्टर हैं। कुल मिला के अमेरिका में 538 इलेक्टर हैं। अब अंत में ये पता चलता है कि किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के कितने इलेक्टर जीते हैं। इसी आधार पर तय हो जाता है कि कौन अमेरिकी प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि जीतने के लिए एक कैंडिडेट को तकरीबन 270 इलेक्टर चाहिए होते हैं। इसके बाद 20 जनवरी तक पुराने प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं ताकि नए वाले को काम समझाया जा सके, और फिर 20 जनवरी को नया प्रेसिडेंट काम संभाल लेता है। बनते ही ऑटोमेटिक वो अमेरिकी आर्मी का कमांडर इन चीफ बन जाता है। अमेरिका की विदेश नीति तय करने लगता है। ये बताता है कि अमेरिका किस चीज में कितना खर्च करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी चुनता है, हालांकि इसमें सीनेट का अप्रूवल चाहिए होता है। इसके बाद ही ये आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। अब वोटिंग में एक नहीं बल्कि 2 मजेदार चीज आपको बताता हूँ। 5 नवंबर को वोटिंग की डेट है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। इस बीच एक खबर आई है कि अमेरिका के इलेक्शन में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना वोट ऑलरेडी डाल दिया है। ऐसे में सवाल आता है कि अगर वोटिंग का दिन 5 नवंबर है तो लोगों ने पहले ही वोट कैसे डाल दिया। इसका जवाब है अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अहम हिस्सा कहा जाने वाला एक सिस्टम, अर्ली वोटिंग। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, अर्ली वोटिंग माने समय से पहले वोटिंग। पर ये कैसे होती है वोटिंग? दरअसल अमेरिका के हर राज्य में वोटिंग का नियम अलग है। कुछ राज्य मेल इन वोटिंग फैसिलिटी भी देते हैं। इस फैसिलिटी के तहत वोटर्स को उनका बैलेट पेपर भेजा जाता है। इस बैलेट पेपर को उन्हें एक तय वक्त पर वापस जमा करना होता है। वर्जीनिया जैसे राज्यों में वोटिंग से लगभग 2 हफ्ते पहले से ही अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है। अमेरिका में इस सिस्टम के कई फायदे भी गिनाए जाते हैं, जैसे वो लोग जिन्हें वोटिंग डे पर कहीं जाना है, वो पहले से सफर में हैं, या उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इस सिस्टम की वजह से वोटिंग कर सकते हैं। अब एक और फायदा जो अर्ली वोटिंग से होता है वो ये कि इसकी वजह से वोटिंग का परसेंट अच्छा रहता है।
अर्ली वोटिंग की वजह से ही इलेक्शन वाले एक्सपर्ट्स राजनीति पार्टियों के लोगों को रिजल्ट का आइडिया लगाने में काफी हद तक आसानी हो जाती है। जैसे 2020 के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के होल्ड वाले इलाके में 70% लोगों ने वोटिंग डे से पहले ही वोट डाल दिया था। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के होल्ड वाले इलाके में वोटिंग से पहले अर्ली वोटिंग करने वाले लोग 50% के आसपास थे। 2020 में कुल वोटों के 2/3 वोट यानी लगभग 10 करोड़ वोटर्स ने अर्ली वोटिंग में ही अपना वोट डाला था। अर्ली वोटिंग के कई फायदे तो गिनाए जाते हैं, पर इस सिस्टम के हिस्से कुछ विवाद भी हैं। 2020 के चुनावों के बाद ट्रंप ने इस सिस्टम में बड़ा फ्रॉड होने का दावा किया था। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुआ, पर इसने अर्ली वोटिंग पर हो रही बहस को और हवा जरूर दे दी। वैसे हवा तो ईवीएम और बैलेट पेपर पर भी उड़ती है। असल में अमेरिका के इलेक्शन में ज्यादातर वोटिंग बैलेट से ही होती है। साल 2000 में जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तब प्रोसेस अलग था। बैलेट पेपर के साथ पंच कार्ड वोटिंग मशीन से वोट डाले जाते थे, लेकिन ये चुनाव काफी विवादों से घिर गया। फ्लोरिडा में आए रिजल्ट्स पर सवाल उठे। रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने अपोजिट खड़े अल गोर को 537 वोटों से हरा दिया। चुनाव इतना विवादित था कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को रीकाउंटिंग की प्रक्रिया बीच में ही रुकवाकर बुश को विजेता घोषित करना पड़ा। इसके बाद अमेरिका ने 2002 में वोटिंग में सुधार को लेकर बिल पास किया। हेल्प अमेरिका वोट एक्ट के पास होते ही सरकार ने अरबों डॉलर से खरीदे जाने वाले डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक यानी DRE मशीनें खरीदनी बंद कर दी, क्योंकि इस मशीन के जरिए होने वाली वोटिंग का कोई पेपर ट्रेल नहीं होता था। ये ईवीएम जैसी मशीन ही है। हालांकि 2006 में पेपरलेस मशीन से वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स का आंकड़ा बढ़ गया है, जबकि हाथ से मार्क किए गए पेपर बैलेट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इन बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटर स्कैन करके रखते थे। इसके एक दशक के बाद तक कुल वोटों का करीब 1/3 हिस्सा DRE मशीन से डाला जाता था। BrennanCenter.org के मुताबिक 2014 तक 25% वोटर्स पेपरलेस मशीन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2016 में बैलेट की ओर बड़ा शिफ्ट देखा गया, जिस मिड टर्म चुनावों में महज 7% वोटर्स ने DRE मशीनों का इस्तेमाल करके वोट डाला था। ये आंकड़ा साल दर साल घटता ही जा रहा है। BrennanCenter.org के डेटा के मुताबिक 2024 के इलेक्शन में करीब 98% लोग बैलेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 2020 में ये आंकड़ा तकरीबन 93% था। अब खास बात तो ये है कि सभी 7 स्विंग स्टेट्स यानी कि एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, यहाँ पे पेपर ट्रेल वाले वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वही वोटिंग के बाद होने वाले ऑडिट के लिए बैलेट पेपर ही सही होते हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका के 48 राज्यों में किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को भी अमेरिका की ही तरह ईवीएम पर ज्यादा डिपेंड ना होकर बैलेट पेपर पर आ जाना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।